फाजिल अहमद भाई प्लीज, फाजिल अहमद भाई, परेशानी थी तो ठीक कर, फाजिल अहमद साहब परेशानी क्या है आपको? अच्छा एक फाजिल अहमद भाई ये बात बताइए, ये बात कही जा रही है कि इतना सब कुछ दावा किया जा रहा है वो इसीलिए क्योंकि वक्फ बिल की बात की जा रही है, पहले से विरोध जताया जा रहा है। देखिए हिमांशु भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि वक्फ को कोई समझ ही नहीं रहा है। देखिए ईडन गार्डन वक्फ की जमीन में है तो क्या हो गया, वो वक्फ है तो जनता के काम आ रहा है ना, उस पर वक्फ ये थोड़े कर रहा है कि हमको दे दो हम अपना घर बना लें। और उन्होंने ये भी कहा, जो नेताजी का आपने दिखाया कि वो 159 रुपया किराया भी दे रहे हैं। तो सारी जगह वक्फ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके पास है, सभी लोग उसका किराया जमा करते हैं। बहुत सी प्रॉपर्टी हिंदू के पास है, लोग पर्सनल घर बना के रह रहे हैं, उसमें उसका किराया जमा करते हैं। ऐसा नहीं है, वो जो भी प्रॉपर्टी का क्लेम हो रहा है तो वो तो जनता के काम आ ही रहा है ना। अरे जनता के काम आ रहा है, लेकिन मालिकाना हक की बात हो रही है सर। फाजिल भाई मालिकाना हक की बात हो रही है, नहीं दिखाओगे फाजिल अहमद, एक मिनट रुकिए, मालिकाना हक की बात हो रही है। नहीं, मालिकाना हक तो वक्फ बोर्ड में, वक्फ में मिल ही नहीं सकता किसी को। हाँ। वो वक्फ की ही मालिक रहेगी। अच्छा वो किसी भी मालिकाना हक की बात कभी वक्फ के एक्ट में है ही नहीं। हाँ। वो तो अल्लाह की प्रॉपर्टी है। हाँ। उसका मालिक अल्लाह है। हाँ। और अल्लाह तो आके लेगा नहीं नीचे। हाँ। आप समझिए वक्फ का सिस्टम यही है कि तो वो प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम है, कोई मालिकाना हक हो ही नहीं सकता, कोई मांग ही नहीं सकता उसको। आप उसको किराए पे ले सकते हैं, सुन लीजिए, किराए पे ले सकते हैं, उसका इस्तेमाल 2, 4, 5 साल के लिए कर सकते हैं। मतलब चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ फाजिल भाई, इसका मतलब ये हुआ कि हर जगह अपना दावा ठोक दिया जाए, राष्ट्रपति भवन से लेकर दिल्ली के हवाई अड्डे से लेकर हर जगह दावा ठोक दिया जाए कि ये वक्फ का है। सर दावा तो राजनीतिक नेतागिरी का आइटम है, ये सुन लीजिए। ये टोटली डिबेट भी नेतागिरी का आइटम है और दावा भी नेतागिरी का आइटम है। इसको सीरियस नहीं ले सकते। अरे चाहे वो वक्फ का हो, चाहे सरकार का हो, चाहे हिंदू का हो, चाहे मुसलमान का हो, काम तो देश की जनता के आ रहा है ना। देश का जनता उसको फायदा उठा रहा है, हर कोई फायदा उठा रहा है उससे। उसमें दिक्कत क्या है? अगर वक्फ का भी है तो पब्लिक ईडन गार्डन में मैच हो रहा है ना। अरे तो वक्फ का है क्यों, मतलब हर जगह आप ये बोल देंगे ठीक है वक्फ का है तो कोई बात नहीं। अब ये बोल देंगे कि चलिए ठीक है, मान लीजिए कोई भी गाड़ी है वो उसके नाम पे, लेकिन चला तो वो रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, नियम कायदे कानून कुछ तो होते हैं सर। यास्मीन जी कुछ कहना चाह रही है, प्लीज यास्मीन जी प्लीज बोलिए। बस हमारा तो पूरा होने दीजिए। अच्छा बोल दीजिए। कोई कब्रिस्तान अगर वक्फ का नहीं भी है तो भी तो वहाँ पे दफन होने देंगे कि नहीं होने देंगे? अरे तो उसमें वक्फ का नाम क्यों, वक्फ की नहीं, हर जगह वक्फ का नाम क्यों डालना है? लोग दफन हो रहे हैं तो वो दफन होने देंगे कि नहीं होने देंगे? उसमें क्या दिक्कत है? नंबर एक बात, दत्ता साहब ने एक बात कही, जरा उसका हम जवाब देना चाहते हैं। ये देश तो सम्राट अशोक का है, तथागत बुद्ध का है, तो पूरा अशोक तो अफगानिस्तान से लेके पुर्तगाल तक के राजा थे। ये कैसे कह रहे हैं कि हमारा देश है ये और बौद्ध गया हिमांशु भाई बुद्ध का मंदिर है। पूरी दुनिया के लोग बुद्ध को मानते हैं और पूरी दुनिया के लिए बौद्ध गया में आते हैं। अब बौद्ध गया पर कब्जा ब्राह्मणों का है, मैंने बौद्ध का मंदिर अब कब्जा करके बैठा है ब्राह्मण, उस पर बात नहीं करेंगे। ठीक है, आप प्लीज जवाब दीजिए दत्ता साहब, फिर बाकी दोबारा जाता हूँ यास्मीन जी के बाद। दत्ता जी जवाब, दत्ता जी। हाँ देखिए, जहाँ बात आती है बौद्ध धर्म या फिर आपके जैन धर्म की जहाँ बात आती है, हम लोग भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार मानते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है बौद्ध धर्म से, ना ही हमें जैन धर्म से कोई आपत्ति है। हम लोग जैन धर्म के तमाम सिद्धांत सीखते हैं, वो सब के सबको हम लोग सनातन का एक हिस्सा मानते हैं, हमें इस चीज से कोई आपत्ति नहीं है। सवाल यहाँ पे ये है कि अगर देखिए हम लोग, देखिए दत्ता जी ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बहुत भाईचारा है, हम तो सब लोगों को एक मानते ही हैं। पे भी ठोक दिए ना दावा, वहाँ क्यों नहीं ठोकता है सऊदी अरेबिया पे दावा, ईरान पे क्यों नहीं ठोकता है? क्योंकि सबसे पुराना पैगंबर, अगर मैं सुनूं कि दुनिया का सबसे पुराना पैगंबर तो इस्लाम धर्म से है, श्रीलंका में पैदा हुए थे, तो फिर आप सारे दुनिया पे दावा ठोकिए, अफ्रीका पे दावा ठोकिए, पाकिस्तान पे दावा ठोकिए, अफगानिस्तान पे दावा ठोकिए, ईरान पे दावा ठोकिए। अरे तो उन्होंने बोल तो दिया कि ट्रंप भी पूरे दुनिया पे दावा ठोक दीजिए, पूरे ब्रह्मांड पे दावा ठोक दीजिएगा, मंगल ग्रह पे दावा ठोकिए, उसमें दावा बुध ग्रह पे दावा ठोकिए, कुदरती है, खुदाई मंगल पे दावा ठोक दीजिए, दुनिया की आबादी की ग्रह पे दावा ठोक दीजिए। सारे ब्रहमांड को क्यों छोड़ दिए? दुनिया में मुसलमान सारे ब्रह्मांड पे भी दावा ठोकिए ना फिर। नहीं छोड़िए। अच्छा एक मिनट सुनिए, अब आप सब लोग बोल रहे हैं, देखिए यास्मीन जी शांत हैं, यास्मीन जी बिल्कुल शांत है।
यास्मीन जी इंतजार कर रही है अपनी बारी का। वो आप लोग इतना बोल देते हैं कि यास्मीन जी बोल नहीं पा रही हैं। तो यास्मीन जी प्लीज बताइएगा, क्या ये कहा जा रहा है कि वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने के लिए ये सारे तरीके अपनाए जा रहे हैं? क्योंकि अभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी बयान सामने आया था जिसमें कहा था शाहीन बाग दोहराने की बात कही गई थी। तो ये क्या माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, आपका नजरिया सदस्य होने के नाते? देखिए, मैं पहले तो उनका जवाब दे दूं, मेरे से गलती से हो सकता है निकल गया होगा मुंह से। मेरा कहने का मतलब है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है। दूसरा जवाब उन्हें ये दे दूं मैं कि सारे बौद्ध मठ जो थे उनके ऊपर मंदिर बनाए गए हैं, क्या वो इस बात को नकार देंगे? तीसरी बात, अब जो वक्फ की आ रही है हर जगह दुनिया के हर कोने में, अमेरिका की आप बात कर लो, चाहे लंदन की बात कर लो, हर जगह अगर मस्जिदें बनी हुई हैं उनको वक्फ ही माना जाता है। मैं लंदन गई थी, वहां पे भोपाल की बेगम ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक मस्जिद बनाई हुई थी, आज भी वो सेफ है, किसी को कोई शौक नहीं है। एक उन्होंने ये सवाल किया गया कि 54 में भी सरकार ने बात की थी और सरकार ही अब कर रही है, तो सरकार की नीयत का फितूर है और हर जगह कोई वक्फ नहीं मानी जाएगी। जो जगह वक्फ के पेपर्स हैं, जिन पे दावे हैं, वही माने जाएंगे। आप लोग अगर वो भटकाना देखिए, एक बात मुझे बता दीजिए, मेरी पूरी बात सुन लीजिए, मैं बोलती नहीं बीच में। नहीं, आप बीच में नहीं बोलती, लेकिन एक सवाल आता है यास्मीन जी, अगर जैसे आपने कहा ना कि जिसकी जो जमीन है वही मानी जाएगी, मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आपकी जमीन है, आपके पास उसके वैध दस्तावेज हैं, लेकिन अगर मैंने वहां पर दावा किया कि नहीं ये तो मेरी जमीन है, तो उसमें कागज तो देखे जाएंगे ना, दस्तावेज देखे जाएंगे, कोर्ट है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल देखे जाएंगे। ये किसने कहा? देखिए, उन्होंने अगर कहा, देखिए यहाँ पे बोलने की मैंने पहले भी कहा, आजादी है सबको। जो चाहता है ताजमहल को मंदिर बना देता है, जो चाहता है दरगाह को मंदिर बना देता है, जो चाहता है ईडन गार्डन को वक्फ बना देता है। तो यहाँ बोलने की आजादी है। देखिए, तो किसी की कोई भी नाराज जो बात आएगी सामने आ जाएगी। बिल्कुल, आप बहुत जिम्मेदारी के साथ बातें कर रही हैं। तो क्या आपका ये मानना है कि ऐसे दावे करने से पहले या तो तथ्य और दस्तावेज ले आए या फिर इस तरह की बातों से दूर रहना चाहिए? तो वही तो मैं कह रही हूँ ना कि यहाँ बोलने की आजादी है, हर आदमी जो दिल चाहता है वो बोल रहा है। लेकिन ऐसी बोलने की आजादी कभी-कभी हानिकारक हो जाती है। ऐसी बोलने की आजादी हानिकारक हो जाती है। बोलने की आजादी और बोलने की आजादी का दुरुपयोग करना। आप एंकर हैं, आप बोलिए कि सबके लिए हानिकारक है। बिल्कुल, सबके लिए। मैंने और क्या कहा? सबको सोचना। मैंने कहा बोलने की आजादी ठीक है, लेकिन बोलने की आजादी का अगर दुरुपयोग किया गया तो ये बेहद भीषण परिणाम लेकर आता है। अजहरी साहब, आपको मेरी बात, ऐसे लोगों की जुबान पर लगाम कब लगेगी? आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी थी। मैं थोड़ा वक्त सबको देता हूँ, आपने पॉइंट टू पॉइंट बात करी, मैं उसके बाद आगे बढ़ूंगा। लगाम लगना चाहिए ना। बिल्कुल, हाँ अजहरी साहब। गालियां दे यास्मीन फारूकी जी ने और बहुत जिम्मेदार शख्सियत है हमारे फाजिल भाई जी, उन्होंने भी बहुत अच्छी बात कही। बहुत अच्छा। आप पहले ध्यान दें, उन्होंने कहा देश में बोलने की आजादी है। कोई जा रहा है वो कह रहा है ताजमहल मंदिर है, कोई आ रहा है वो कह रहा है ये चीज वक्फ की संपत्ति है। दूसरी, फाजिल भाई ने एक बात की, उसको भी आप कोट कीजिए कि 159 रुपए महीना वो दे रहे हैं उसका। ये मैंने पहले सुना नहीं था सर, दावा किया है। 159 रुपए महीना दे रहे हैं। सुनिए, ना उनके पास स्लिप है ना उनके पास रसीद है, उन्होंने कहीं सुना दावा कर दिया। ये बगबोर्ड के जिम्मेदारों से पूछा जाए कि उनकी बात सही है या गलत है। आप एक बार बकबोर्ड के जिम्मेदारों से भी इसकी आप जानकारी लीजिए ताकि सही बात सामने आए। मेरा तो फैक्ट चेक तो हमने करवाया और फैक्ट चेक में ये सारे दावे झूठ निकले हैं। ये बकायदा बताया गया कि जमीन किसके पास, ये सारी चीज। तो उसके बाद इस तरह के बयान क्यों दिए जाते हैं? यही तो बात है। इससे माहौल बिगड़ता है और इससे गलत मैसेज जाता है। मैसेज ये जाता है कि वक्फ जहां हाथ रख दे वो उसकी जमीन हो जाती है। ये गलत मैसेज जाता है। सूर्य प्रकाश जी, आ रहा हूं, दत्ता साहब तुरंत आ रहा हूं। मैं देखिए, यास्मीन फारूकी ने एक शब्द बोला कि सरकार की नीयत पे सवाल है और सरकार की नीयत बदनीयत हो गई। और यदि मैं इन्हीं के शब्दों में समझना चाहूं तो मेरा मानना ये होगा कि जिस समय स्वतंत्रता मिली थी उस समय से देश का विभाजन जो हिंदू मुस्लिम के आधार पर हुआ था, हिंदुओं को काट काट के पाकिस्तान से फेंका गया था और मुसलमान भैया जाके पाकिस्तान में बन गया था। तो उस समय में सरकार ने तो धोखा दिया कि भैया के अंदर इन मुसलमानों को रहने दिया जाए और ऐसा एक्ट बना दिया कि जहां भी जाएंगे वहां पे कब्जा कर लेंगे। तो मैं
ये कहूँ कि उसने नहीं, गलत बात नहीं, सिर्फ वक्त पर उसने हिंदुओं को जो लूट लिया तो ये भी सही होगा। और दूसरी वक्त पर रहिए मैं इनको बताना चाहता हूँ यास्मीन फारूकी को, एक सेकंड और मैं इनको बताना चाहता हूँ कि कोई भी अब्दुल पंचर वाला टीआरएफ माल के सामने बैठकर कह देता है कि मेरे तो बाप दादा की जमीन दी है और ये मैंने वक्फ कर दी, तो क्या वो वक्फ हो जाएगी क्या? इस प्रकार के नोटिस आप लोग देते हैं और इस प्रकार से कब्जा कर रहे हैं जमीनों पर। आपको सरकार ने अवैध शक्तियां दी है, इसलिए आप देश के अंदर हर मंजिल पे हर आपको ज्यादा ओवर होने की जरूरत नहीं है। चले जा रहे हैं। अपना इसी का इलाज है कि वक्फ एक्ट के अंदर अमेंडमेंट होगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी है आप कीजिए, लेकिन प्रॉपर्टी नहीं है तो आपको कोई पदों पर करेंगे। ये यहाँ बैठकर यदि वक्फ एक्ट की वाहवाही करेंगे तो मेरा प्रश्न है, मेरी प्रॉपर्टी। फाजिल भाई अच्छा एक मिनट मैं देखिए मैं इधर उधर की बात नहीं करता, मैं ना ही पार्टीशन से पहले जाऊंगा, मैं मुद्दे की बात करूंगा। फाजिल भाई अगर कोई दस्तावेज है, कोई सबूत है, उसके बाद अगर आप ये दावा कर रहे हैं आप कोर्ट में करिए तो अच्छा लगता है, लेकिन आप बेवजह कहीं किसी मंच पर ये बोल दे कि ये हमारा है वो हमारा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए और इससे माहौल खराब होता है। इतना मानेंगे आप, जैसा AIMIM की तरफ से किया गया? हिमांशु भाई आप ही के साथ डिबेट हो रही थी कुंभ मेले में, कुंभ मेले के टाइम में, तब मैंने कहा था कि वक्फ बोर्ड पे दावा करने का अधिकार सिर्फ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन यानी वक्फ बोर्ड को है। वक्फ बोर्ड में या तो कोई मेंबर हो या चेयरमैन हो, इसके अलावा आम आदमी के पास ना तो उसका कोई कागज है, ना दस्तावेज है, ना अधिकार है। वो केवल वक्फ बोर्ड को सूचना दे सकता है। हम अगर कोई जमीन जानते हैं कि ये जमीन, देखिए जो जमीनें नावल मौलाना जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, ये बड़े बड़े नेता मुसलमानों के जो रहनुमा बोलते हैं वो क्यों करते हैं? सुनिए, अगर कोई बिना पुत्र के है और अगर मर जाए, उसकी संपत्ति का कोई वारिस नहीं है, तो मुसलमान की वो संपत्ति भी वक्फ को अपने आप चली जाती है। और अगर वक्फ को जानकारी नहीं है तो कोई सूचना वक्फ को दे सकता है। अगर कोई बिना बच्चों का कोई बाप मर गया, उसकी संपत्ति भी वक्फ को चली जाती है। दत्ता साहब उसका मालिक वक्फ हो जाता है। कस्टोडियन है वक्फ, वक्फ भी मालिक नहीं है, कस्टोडियन सरकार है। वक्फ सरकारी संस्था है। दत्ता साहब एक बात बताइएगा, बहुत सारे लोग अभी जुड़े हुए हैं, वो ये बोल रहे हैं कि वक्फ संशोधन बिल आ जाएगा तो वक्फ की माफियागिरी, अंधेरगर्दी, ये शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, हालांकि अंधेरगर्दी यहां पर कहा जा रहा है, वो खत्म हो जाएगी। आपका ये मानना है या फिर कुछ बदलाव? नहीं, बिल्कुल नहीं मानना है। मैं समझता हूं कि आप समय आ गया कि वक्फ संशोधन बिल तत्काल संसद में लाके इसको पारित किया जाए। मैं सुन रहा था यास्मीन बहन को, वो कह रही थी कि बोलने की आजादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे ही मैं आ जाता हूँ। हिमांशु भाई, कल को अगर मैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे या फिर आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे अगर 140 करोड़ जो देश के नागरिक हैं उन सब के रसोई घर पे दावा ठोक देंगे, उनके बेडरूम तो गलत हो जाएगा। मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो मतलब मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा ना, सोच समझ के तोल मोल के बोलूंगा, और यही बात बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए आप सभी लोगों को रोकना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी चर्चा आप लोगों ने करी तर्कों के साथ। अगले